एचडीएफसी मिड कैप फंड। पहले ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाता था, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर अब यह है एचडीएफसी मिड कैप फंड के नाम से जाना जाता है। वहीं पहले जानते हैं कि मिड कैप के अंदर आपका पैसा कौन सी कंपनियों में निवेश किया जाता है। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप में काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली आपका जो इसके अंदर निवेश रहने वाला है वह मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में ही आपका बेसिकली मेजर निवेश रहने वाला है। यानी आपका जो ज़्यादातर निवेश रहेगा वह 101 से लेकर 250 नंबर तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनियां आती हैं उसके अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एचडीएफसी मिड कैप फंड की अगर लास्ट वर्किंग डे की एनईवी देखें जो कि 14 जुलाई की थी तो यह 196 रुपये की थी। वहीं यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। साथ ही साथ ये एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर इसका हम बेंचमार्क देखें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं अगर बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.4% का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2007 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 84,061 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 19,69,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका सालाना रिटर्न भी देखेंगे तो इसने लगभग 20% तक का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड का अगर पास्ट रिटर्न देखें तो लमसम के केस में इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन इसकी कैटेगरी रिटर्न से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर एसआईपी रिटर्न देखें तो इसने पिछले 1 साल में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 9% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने दोनों ही केस में, चाहे लमसम हो या एसआईपी हो, दोनों ही केस के अंदर इसने अपनी कैटेगरी को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। क्योंकि अगर आजकल आप देखेंगे एमफी के डाटा के अकॉर्डिंग ज़्यादातर फंड अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस लिहाज से इस फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर आपका मिड कैप कैटेगरी में कोई भी फंड नहीं है तो इस कैटेगरी में कम से कम आपके पोर्टफोलियो में एक फ़ंड होना ज़रूरी है। आप किसी भी मिड कैप जो भी आपको सूटेबल लगे और अच्छा लगे उसकी स्कीम पूरी डिटेल समझने के बाद आप उनमें से किसी भी एक मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड को चुनाव करके आप उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर देखिए तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर चिराग सेतलवाड़ रहने वाले हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर ऑटो एंड ऑटो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 9.37% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, बैंक्स प्राइवेट के अंदर 8.9% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 8.79% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 8.32% का इन्वेस्टमेंट है और एनबीएफसी के अंदर 8.32% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की जो कि 30 जून 2025 के अकॉर्डिंग है, वह है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 5.02% का इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंदर 3.44% का इन्वेस्टमेंट है, द फेडरल बैंक के अंदर 3.24% का इन्वेस्टमेंट है, एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर 2.97% का इन्वेस्टमेंट है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर 2.89% का इन्वेस्टमेंट है।
और वहीं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखिए तो क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर ही रखा गया है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 78.10% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 9.35% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 5.40% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इसके अंदर आप जो भी निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% का रहेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर उससे कम होता है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। और वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 7 साल का हो तो ही आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।